हेलो एवरीवन। आप सब लोग का स्वागत है। तो हमने हमारी लास्ट क्लास में चारपिट मेथड के स्पेशल केसेस करे थे। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इसके जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा वो किस तरीके का दिखेगा। तो देखो, यहाँ पे जब हम z को n टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली, तो वो सारे टर्म्स लिख दिए। फिर n-1 करेंगे तो इस तरीके से लिख देंगे। लास्ट में आते आते ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। जो हमारे पास में कांस्टेंट है, यहाँ पे के नोट, के वन, के एन, यहाँ पे एल के कांस्टेंट है, एम नोट, एम वन और एन नोट आ गए। ये सभी कांस्टेंट हमारे पास फंक्शंस होते हैं ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा दूँ कि जो हमारे पास में कोएफिशिएंट है ये कांस्टेंट होने चाहिए, तो ये जो इक्वेशन है ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है। अब देखो, जो ये हमारे पास में इक्वेशन है ये होमोजेनियस भी हो सकती है और नॉन होमोजेनियस भी। होमोजेनियस का मतलब क्या? जो हमारे पास ऑर्डर है वो सेम रहेगा, और यहाँ पे ऑर्डर सेम नहीं होगा। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, हम ये इक्वेशन लिखते हैं 3, जेड को 2 बार डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस में 5, जेड को एक बार डिफरेंशिएट कर दिया वाई के रिस्पेक्ट में 7, जेड को 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया वाई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में इक्वल्स टू 0 बन जाता है। तो अब ये देखो, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर कितना है? 2। यहाँ पे ऑर्डर 1 आ गया, यहाँ पे ऑर्डर वापस से 2 हो गया। तो क्या हर एक टर्म का ऑर्डर हमारे पास सेम है? नहीं है। इसका मतलब ये नॉन होमोजेनियस हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, अगर मैं जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो इसको मैं डी एक्स कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, या फिर आप इसको सिंपल डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है। अगर जेड को मैं डिफरेंशिएट करूँ वाई के रिस्पेक्ट में तो इसको आप डी वाई लिख सकते हो या फिर डी डैश। ठीक। अगर मैं 2 बार डिफरेंशिएट कर दूं जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में तो आप इसको लिख सकते हो डी एक्स का स्क्वायर, या फिर सिंपल में डी का स्क्वायर। जेड को अगर आप 2 बार डिफरेंशिएट करोगे वाई के रिस्पेक्ट में तो इसको आप डी वाई का स्क्वायर लिख सकते हो या फिर डी डैश का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है। अगर मैं जेड को डिफरेंशिएट कर दूं एक बार पहले एक्स के रिस्पेक्ट में फिर वाई के रिस्पेक्ट में तो इसको आप डी एक्स डी वाई लिखोगे या फिर डी और डी डैश। ठीक है। तो इनकी हेल्प से अब मैं सिंबॉलिक फॉर्म लिख सकता हूँ। तो देखो, ये जो हमारे पास में इक्वेशन है इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं तो वो हमारे पास में आएगी। इसके बाद में हम बात करते हैं सबसे पहले होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो देखो, होमोजेनियस के केस में क्या होगा कि जो हमारे पास ऑर्डर एन है बस वही हमारे पास में आएंगे। इसका मतलब अगर मैं एन ऑर्डर लेके चलता हूँ तो बस ये वाला पार्ट मेरे पास में आने वाला है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा के नोट डी एक्स की पावर एन प्लस में के वन डी एक्स की पावर एन माइनस वन, यहाँ पे डी वाई और लास्ट में आता आता के एन डी वाई की पावर एन हो जाएगी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वन। ठीक है। इसको आप के नोट डी की पावर एन प्लस के वन डी की पावर एन माइनस वन डी डैश और लास्ट में के एन डी डैश की पावर एन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई भी लिख सकते हो। ठीक। ये तो गई हमारे पास में इक्वेशन। अब बात करते हैं कि इसका हम सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है। तो देखो, सॉल्यूशन हमारे पास में एक फंक्शन ऑफ एक्स वाई आएगा, इसको हम सी एफ प्लस पी आई लिखते हैं। ठीक है। सी एफ का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और जो पी आई है इसका मतलब होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक। हमारे पास में जो राइट हैंड साइड में एफ ऑफ एक्स वाई, अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो ही होगा तो हम पी आई को फाइंड करेंगे, अदरवाइज पी आई हमारे लिए जीरो हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब इफ जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है अगर इक्वल्स टू जीरो है तो हमारा सॉल्यूशन बन जाता है जेड इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और अगर हमारे पास में एफ ऑफ एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है। इनको फाइंड कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे। यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आती है? ठीक। इसके बाद देखो, जो हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी थी होमोजेनियस की, ये हमारे पास में एक तरीके से कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है डी और जो डी डैश है उसका।
तो क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि ये हमारे पास एक फंक्शन ऑफ बी कोमा डी डैश जेड इक्वल्स टू एक फंक्शन एक्स वाई। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जब मेरे पास एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो होगा, इसका मतलब हमारे पास इक्वेशन है एफ ऑफ डी डी डैश जेड इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब देखो एक कंडीशन हमारे पास में जो गिवन है कि जो ये मेरे पास में एफ है, ये मेरे पास एन लीनियर फैक्टर्स के अंदर रिड्यूस होता है। ठीक है, इसको जब मैं फैक्टर में रिड्यूस करूंगा तो कुछ डी माइनस एम वन डी डैश लिख सकते हैं, यहाँ पे डी माइनस एम टू डी डैश, इस तरीके से डी माइनस एम एन डी डैश, यहाँ पे जेड इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो आप लोग बताओ जो हमारे पास ये वाला फैक्टर है इसका एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएगा, एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इसका भी आएगा और इसका भी आएगा। ठीक, तो अगर मैं इनमें से किसी एक का भी सॉल्यूशन फाइंड कर लेता हूँ तो क्या वो मेरी पूरी इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा? यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करूंगा तो हमारे पास राइट हैंड साइड में जीरो आ जाएगी। तो सबसे पहले इस वाले फैक्टर को लेके चलते हैं, हमारे पास में डी माइनस एम वन डी डैश और यहाँ पे जेड मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो। एक सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ से आएगा। ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन आ सकता है डी माइनस एम टू डी डैश, जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल्स टू जीरो, यहाँ से एक और सॉल्यूशन आ जाएगा। इस तरीके से क्या मैं इन सबके इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ? ठीक है, तो जो हमारे पास में ये सॉल्यूशन आया है ये सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन भी हो जाएगा, उस तरीके से ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले डी माइनस एम वन डी डैश जेड इक्वल्स टू जीरो के बारे में। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास डी जेड माइनस एम वन डी डैश जेड आ जाएगा। डी हमारे पास क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको हम ये लिख सकते हैं डी डैश क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हमारे पास ये आ जाएगा। क्या ये आप लोगों को कुछ ये दिखाई दे रहा है? ठीक है, अब ये क्या होता है, इसको हम सॉल्व किस तरीके से करते हैं, इन सब के लिए आपको मेरी पहले की वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक, तो वो आ जाएगी हमारे पास डी जेड अपॉन वन इक्वल्स टू डी वाई अपॉन माइनस एम वन इक्वल्स टू डी जेड अपॉन जीरो। ये आप लोग को पता है, अगर नीचे मेरे पास में जीरो है तो मैं डायरेक्टली यहाँ से बोल सकता हूँ जेड इक्वल्स टू एक कॉन्स्टेंट सी वन आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो देखो माइनस एम वन को वहां ले जाओ तो हमारे पास में आएगा माइनस एम वन डी जेड इक्वल्स टू डी वाई। इसको आप इंटीग्रेट करोगे बोथ साइड, हमारे पास माइनस एम वन एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस दूसरा कॉन्स्टेंट आ जाएगा सी टू, वाई को वहां लिया माइनस एम वन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू सी टू, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो वाई प्लस एम वन एक्स इक्वल्स टू सी टू आ जाएगा। ठीक है, तो जो ये दो हमारे पास सॉल्यूशन आ रहे हैं यहाँ से मैं अपना फाइनली सॉल्यूशन कंक्लूड कर सकता हूँ z इक्वल्स टू एक फंक्शन फाइव वन ऑफ वाई प्लस एम वन एक्स आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमारे पास z इक्वल्स टू एक दूसरा फंक्शन फाइव टू वाई प्लस एम टू एक्स आ जाएगा। सिमिलरली जब इसको सॉल्व करोगे तो z इक्वल्स टू फाइव एन वाई ऑफ एम एन एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लिखते हैं अपने कुछ रिजल्ट्स। तो देखो जो ये हमारे पास में लीनियर फैक्टर्स हैं, ठीक है, इन सब की रूट्स आएंगे अपने पास सॉल्व करने के बाद में। तो हम सबसे पहला केस मान के चलते हैं कि जितने भी हमारे पास रूट्स आ रहे हैं वो सब डिस्टिंक्ट है। तो देखो जब हमारे पास में रूट्स अलग अलग आ जाएगी तो इसका हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारे पास कहाँ से आया है वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया अभी। तब देखो इसके अंदर जो ये फॉर्मेट आया है जरूरी नहीं है हमारे पास एग्जाम के अंदर सेम चीज आए। ठीक, इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ से एम वन को कॉमन कर दूँ तो देखो एम वन यहाँ पे आ जाएगा वाई बाई एम वन प्लस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास फाइव वन है, ये जो एम वन है इसके अंदर मर्ज हो सकता है, तो यहाँ से अगर मैं फाइव वन वाई अपॉन एम वन प्लस में एक्स लिख दूँ तो ये और जो ये लिखा है इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है हमारे पास। इसका मतलब जब भी आप आंसर फाइंड करो तो जरूरी नहीं है कि आपका आंसर एकदम से ऑप्शन से मैच कर जाए।
ऐसे कुछ चेंजेस आ सकते हैं कि आप कुछ कॉमन करोगे या मल्टीप्लाई करोगे किसी नंबर से, तो आपको फिर वो चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास में जब रूट्स हमारे पास डिस्टिंक्ट है। अब देखो, जो ये हमारे पास में रूट्स हैं M1 M2 Mn, ये इन सब फैक्टर्स की वजह से आ रही थी। ठीक, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये फैक्टर रिपीट कर जाए। इसके बाद हम बात करते हैं, जब फैक्टर्स रिपीट करेंगे तो क्या होगा, या फिर आप इसकी जगह रूट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो देखो, हमने लिया D-M1 D' यहाँ पे D-M1 D' Z इक्वल्स टू 0। यही केस मान लेते हैं कि जो M1 है वो 2 बार रिपीट कर रहा है। ठीक, तो देखो, सबसे पहले क्या आप इन दोनों को सोल्व कर सकते हो? ये तो हमें सोल्व करना आता ही है। तो क्यों ना हम एक काम करें कि हम लेट कर लेते हैं D-M1 D' Z इक्वल्स टू कुछ एक यू मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो पूरी चीज मेरे पास में है, ये मेरे पास यू आ गया। तो इसको आप लिख दोगे D-M1 D' मल्टीप्लाई में यू इक्वल्स टू 0। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास में क्या है, गॉसियन लीनियर इक्वेशन। ठीक, अब देखो, हमारे पास आएगा Du-M1 D' यू इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास यू को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। M1 यू को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास सेम वही केस बना है। तो यू इक्वल्स टू 5 1 वाई प्लस M1 x आ जाएगा। ठीक है, ये जो हमारे पास में यू की वैल्यू आई है, इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आएगा, अब देखो, जेड से मल्टीप्लाई कर दो, तो करली जेड बाई करली एक्स माइनस M1 करली जेड बाई करली वाई इक्वल्स टू 5 1 वाई प्लस M1 x आ जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, dx/1 इक्वल्स टू dy/-1 इक्वल्स टू dz/में 5 1 वाई प्लस M1 x आ जाएगा। ठीक, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, वही आएगा हमारे पास वाई प्लस M1 x इक्वल्स टू एक कॉन्स्टेंट C1। अब देखो, यहाँ पे 5 1 के अंदर जो चीज लिखी है, क्या वही हमने निकाला है अभी? इसका मतलब यहाँ पे मैं C1 की जगह इसको रख सकता हूँ। तो हमारे पास आ जाएगा dz/1 इक्वल्स टू dy/-1 इक्वल्स टू dz/में 5 1 और एक कॉन्स्टेंट C1 आ गया। अब ये फर्स्ट और थर्ड को सोल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास में आ जाएगा dx/1 इक्वल्स टू dz/में 5 1 C1। इसको वहां लेके चले जाओ, इंटीग्रेट कर दो, तो हमारे पास x 5 1 C1 इक्वल्स टू Z+C2 आ जाएगा। ठीक है, z को वहां ले जाते हैं, तो हमारे पास Z-x 5 1 C1 की वैल्यू रख दो, y प्लस M1 x इक्वल्स टू C2 आ गया। अब देखो, एक ये आया हमारे पास और एक हमने ये फाइंड किया था। ठीक है, तो अगर मैं सॉल्यूशन लिखूंगा यहाँ से, तो ये लिख सकते हैं Z-x 5 1 वाई प्लस M1 x इक्वल्स टू 5 2 वाई प्लस M1 x आ जाएगा। इसको वहां लेके चले जाओ, Z इक्वल्स टू 5 1 x यहाँ पे वाई प्लस M1 x प्लस में 5 2 वाई प्लस M1 x। ठीक है, तो ये हमारे पास में रिपीटेड का केस होता है। अब इसी चीज को आपकी जो यूनिवर्सिटी है, उनकी बुक्स के अंदर पता है क्या लिखा होता है, कि जब भी हमारे पास में M1 इक्वल्स टू M2 इक्वल्स टू M3 इक्वल्स टू M r तक होगा, इसका मतलब क्या, जो M1 रूट है वो r टाइम्स रिपीट कर रही है। तो इसके लिए जब आप सॉल्यूशन लिखोगे, तो आप z इक्वल्स टू लिखोगे 5 1 वाई प्लस M1 x तो लिख दिया, इसके साथ में 1 प्लस में x प्लस x², इस तरीके से x की पावर r-1। ठीक है, आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ये चीज लिखी हुई मिलती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो ये 5 1 है, ये सेम ही आएगा, ये अलग भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको चीज समझ में आ गई। देखो, 2 बार रिपीट किया तो बस एक बार x मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक, अब अगर ये चीज होती कि ये 3 बार होता, तो हमारे पास में क्या आ जाता वो देख लेते हैं।
देखो, अब मैं अगर ये बोल दूँ कि m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m3, इसका मतलब तीन रूट रिपीट कर रही है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास y1 y प्लस m1x प्लस में x मल्टीप्लाई में y2 y प्लस m2x प्लस में x स्क्वायर y3 y प्लस m3x। ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। हमारे पास में डी स्क्वायर प्लस 6d डी डैश प्लस 5 डी डैश का स्क्वायर है, इसके फैक्टर बनाना है। तो अब देखो, यहाँ पे अगर मैं डी स्क्वायर प्लस इसको डी डी डैश प्लस में 5 डी डैश प्लस 5 डी डैश का स्क्वायर लिख दो, यहाँ से डी को कॉमन कर सकते हैं, तो हमारे पास डी प्लस डी डैश आ जाएगा। यहाँ से 5 डी डैश को कॉमन कर देते हैं, तो ये डी प्लस डी डैश आ जाएगा। अब डी प्लस डी डैश को कॉमन कर दो, दूसरा ब्रैकेट आ जाएगा हमारे पास डी प्लस 5 डी डैश जेड इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास में फैक्टर्स आ गए। अब देखो, ये दोनों अलग अलग है, इसका मतलब एक सोल्यूशन यहाँ से आएगा और एक सोल्यूशन यहाँ से आएगा, तो इसके लिए सोल्यूशन फाइंड करते हैं। डी प्लस डी डैश जेड इक्वल्स टू 0, और दूसरा होगा हमारे पास डी प्लस 5 डी डैश जेड इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स प्लस कर्ली जेड बाई कर्ली वाई इक्वल्स टू 0, यहाँ से आ जाएगा कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स प्लस 5 कर्ली जेड बाई कर्ली वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे डी एक्स बाई वन इक्वल्स टू डी वाई बाई वन इक्वल्स टू डी जेड बाई 0, यहाँ से आएगा डी एक्स बाई वन इक्वल्स टू डी वाई बाई 5 इक्वल्स टू डी जेड बाई 0। डी जेड के नीचे 0 है, यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं जेड इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट C1। इसको सॉल्व करोगे एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू C2 आ जाएगा, तो एक सॉल्यूशन आया है जेड इक्वल्स टू 5 1 एक्स माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करोगे जेड इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट C3 ले लेते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे वाई माइनस 5x, ठीक है, इक्वल्स टू एक दूसरा कॉन्स्टेंट, तो सॉल्यूशन आ गया जेड इक्वल्स टू 5 2 ऑफ वाई माइनस 5x आ जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो हमारे पास एक्स माइनस वाई आ रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि आप कुछ भी कर सकते हो इसके अंदर, तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दे दिया जाएगा। ये चीज़ आप यहाँ पे भी कर सकते हो, 5 1 वाई माइनस एक्स। ठीक है, तो ये अपने पास में सॉल्यूशन आ गए। ये तो हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग मेथड हो गया, है ना, तो इसको हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, डोंट यूज दिस मेथड। तो एग्जाम में हमें किस तरीके से करना है वो हम देखेंगे अपनी अगली वीडियो में। अगर आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ले सकते हो। आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर की जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।